Hello everyone, welcome back to my channel and this is Akanksha and I am a BNYS final year student। तो आज की वीडियो हमारी होने जा रही है क्लासेस के ऊपर। मतलब मेरे चैनल पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप प्लीज़ फ़िलॉसफी ऑफ नेचर क्योर की क्लासेस स्टार्ट करो। मतलब सबसे ज़्यादा पीएनसी से ही रिलेटेड या फ़िलॉसफी ऑफ नेचर के और सब्जेक्ट से ही रिलेटेड क्लासेस मांगी गई, मतलब बोली गई। और उनके नोट्स के बारे में काफ़ी बार पूछा गया मुझसे, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी स्टार्ट करते हैं। और अभी मेरे जूनियर्स के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मे बी उनका कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए उसके थ्रू। तो मैं जितने भी टॉपिक्स हैं उनको मैं शॉर्ट में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगी कि आपको वो समझ में आ जाए। मतलब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल द टॉपिक्स, और उसके साथ मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है फ़िलॉसफी ऑफ नेचर की ओर, जिसको हम शॉर्ट में पीएनसी भी बोलते हैं, ये क्यों है और नेचुरोपैथी में क्यों इंक्लूडेड है, फर्स्ट ईयर में हमें क्यों पढ़ाया जाता है, हमें इसमें क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगी। तो फ़िलॉसफी ऑफ नेचर की ओर, जैसा आप फुल फॉर्म से देख सकते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपको नेचर के जितने लॉज हैं, नेचुरोपैथी कैसे काम करती है, वो सारी थियोरीज़ और कुछ उसके प्रैक्टिकल्स, मतलब जैसे कि आप बहुत सारे थेरेपीज़ पढ़ोगे, ठीक है, नेचुरोपैथी में, जैसे क्रोमोमैग्नेटो, फास्टिंग, हाइड्रोथेरेपी, सन थेरेपी, ऐसे करके बहुत सारी थेरेपीज़ पढ़ोगे। तो उसका जो शॉर्ट ओवरव्यू है वो आपको फ़िलॉसफी ऑफ नेचर की ओर में मिल जाएगा, जिससे आपको फर्स्ट ईयर में समझ में आ सके कि आप 5.5 साल क्या करने जा रहे हो, ठीक है, इस कॉलेज में, या फिर ये कोर्स करके आप आगे क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो उसी पे है ये फ़िलॉसफी ऑफ नेचर की ओर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जो फ़िलॉसफी ऑफ नेचर की ओर है ना, उसके 2 पेपर्स होते हैं, 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक PNC 1, एक PNC 2। मतलब फ़िलॉसफी ऑफ नेचर 1 और फ़िलॉसफी ऑफ नेचर 2, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको बेसिकली सारी थ्योरीज़, जितने भी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने पहली बार नेचुरोपैथी से रिलेटेड कोई चीज़ डिस्कवर की, या कोई ट्रीटमेंट डिस्कवर किया, या कोई एक्सपेरिमेंट किया, या फिर पहला नेचुरोपैथी कॉलेज या पहला नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट कैसे आया इंडिया या फिर फॉरेन में, लोग नेचुरोपैथी के बारे में कैसे समझे, वो सारी चीज़ें PNC 1 में है। ठीक है, उसमें आपको रूल्स, रेगुलेशन एंड ओवरऑल थिंग इसमें है। उसके बाद में PNC 2 आता है, तो उसमें क्या है, उसमें आपको जो थियोरीज़ पढ़ाई गई, थोड़ा आप प्रैक्टिकल पे आते हैं। मतलब बेसिकली इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है। मतलब इसमें आपको सारे थेरेपीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि वो कैसे होता है, क्यों होता है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं, क्या हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें PNC 2 में आती है। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। PNC में जो मोस्ट ऑफ द बेसिक टॉपिक है, मतलब एकदम बेसिक, जो बेस होता है PNC का, या फिर आप नेचुरोपैथी कहाँ से शुरू करोगे, तो वो टॉपिक है, तो वो है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी। तो हमें अगर नेचुरोपैथी में नेचुरोपैथी को जानना है, तो हमें उसके प्रिंसिपल को समझना चाहिए कि वो किस सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो आज हम उस 10 बेसिक प्रिंसिपल को जानेंगे, जो मतलब ओवरऑल फॉलो किया जाता है, चाहे वो मेरा कॉलेज हो, चाहे किसी और का कॉलेज हो, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में यही 10 प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं नेचुरोपैथी के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं उनको करने के लिए, या नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट बनाए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें इन्हीं पे होती है। इन्हीं को देख के, इन्हीं को फॉलो करके ही सब कुछ होता है नेचुरोपैथी में। ठीक है, तो हम और एग्ज़ाम्स में, जैसे आपके चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी ज़रूर आना है। वो भी आपको शॉर्ट में दे सकते हैं या फिर लॉन्ग में दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 10 बेसिक प्रिंसिपल्स है, तो नॉर्मल
10 लाइन्स होगी, वन लाइनर, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आया 3 मार्क्स में, तो ठीक है कि 10 लाइनें लिख दी, ओके। बट अगर ये क्वेश्चन 20 मार्क्स में आ गया, ये क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ गया, तो आप क्या करोगे? आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि व्हाट दिस लाइन वांट टू से और व्हाट इट वांट टू एक्सप्लेन टू यू, या आपको वो क्या बताना चाहती है वो लाइन, आप उस लाइन से क्या समझते हो, इसको वो एक्सप्लेन करेगी। और मैं आज उन बेसिक प्रिंसिपल्स को सिर्फ रीड आउट नहीं करूँगी कि हाँ ये हो गया, नहीं, मैं उनको एक्सप्लेन करूँगी, उसके साथ साथ मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन वाले ही नोट्स प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो पहले आप देख सकते हो कि ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। आप उसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप एक बार देख लो, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है वो है बॉडी हील इटसेल्फ। इससे क्या समझते हैं कि नेचुरोपैथी ये बिलीव करता है कि हमारी बॉडी खुद को खुद से ही ठीक कर सकती है, उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। it doesn't need any kind of drugs or medication or injection or anything, ठीक है। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर वो ठीक कैसे होगी? अगर आप उसको सिर्फ बाहर से चीज़ें दोगे, ठीक है, तो वो सिर्फ रिलीव करता है, क्योर नहीं करता, ठीक है। आप कुछ भी बाहर से दे रहे हो तो वो क्योर नहीं करेगा, सिर्फ रिलीफ देगा। और नेचर बेस्ट हीलर है। हाँ, नेचर ने ही हमारी बॉडी को बनाया है और वही हील कर सकता है इसको, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी बॉडी को वो टाइम, वो सराउंडिंग, वो एटमॉस्फेयर देना है जिससे वो खुद को ठीक कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट जो लाइन आती है, बॉडी हील इटसेल्फ, हमारी बॉडी खुद को ही ठीक कर सकती है। अब हमारा जो सेकंड प्रिंसिपल है वो है मेन कॉज ऑफ डिजीज़ इज़ इनर्वेशन। तो इनर्वेशन से क्या हम समझते हैं? इनर्वेशन मीन्स फटीग ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर नर्वस सिस्टम में हमें किसी भी तरह की फटीग आती है, मतलब हमारे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ों में, ठीक है, सेंसरी और मोटर दोनों, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फटीग हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारा ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, हमारे जो ऑर्गन्स है वाइटल वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो ही डिजीज़ होगी। और जैसा कि हम बोलते हैं कि हमारी बॉडी में प्राणा फ्लो करती है, ठीक है। एक एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राणा, ठीक है, प्राणा एनर्जी, जो योगा में भी बिलीव किया जाता है और नेचुरोपैथी में बिलीव किया जाता है, ठीक है। तो वो फ्लो करती है हमारी बॉडी में, ठीक है। वो जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी में वो तुरंत ही मिलती है और उसको हम वाइटैलिटी भी बोलते हैं। वाइटैलिटी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड प्राणा और द एनर्जी, ठीक है, दैट फ्लोज इन आवर बॉडी, ठीक है। अगर कोई बेबी बॉर्न हो रहा है, पैदा हो रहा है, तो उसके अंदर ये बचपन से ही पाई जाती है। तो उस वाइटैलिटी को ना ही हम कम कर सकते हैं ना ही हम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उस वाइटैलिटी या उस प्राणा में ब्लॉकेज आती है। जैसे कोई पाइप है, अगर उसमें प्रॉपर वाटर फ्लो कर रहा है तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अगर उस पाइप को हम कहीं से दबा देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, फिर पानी प्रॉपर फ्लो नहीं करेगा, तो वो पानी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। वैसे ही प्राणा के अगर पाथवे में कहीं पे भी कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है, कोई ऑब्स्टिकल आ रहा है, ठीक है, कोई हर्डल आ रहा है, तो उस फिर प्राणा फ्लो नहीं करेगा, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे और क्या होगा, फिर हमें डिजीज़ होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसको प्रॉपर फ्लो करवाना है और उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट, वही हम अगर नेचर के पास जाते हैं तो वो दोबारा ठीक हो सकती है। और इसका रीज़न क्या होता है, हम ये देख लेते हैं कि जो वाइटैलिटी, कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर प्राणा का प्रॉपर फ्लो क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीज़न क्या होता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, इम्प्रॉपर स्लीप, बैड हैबिट्स, जो हमारे लाइफस्टाइल है वो चेंज है, हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है, हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या करेगा वो प्राणा जो फ्लो है उसमें डिस्टर्बेंस लाएगा, ठीक है। सो मेन कॉज ऑफ डिजीज़ इज़ इनर्वेशन। थर्ड पॉइंट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट इन द बॉडी इज़ डिजीज़। अब डिज़ीज़ क्या है, हमने पिछले में देख लिया कि डिज़ीज़ क्यों होता है, अब हम देखेंगे कि डिज़ीज़ क्या है आखिर, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है,
मतलब डाइजेशन का, ठीक है, वो प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है, उसमें डाइजेशन, एक्सक्रीशन और एवरीथिंग आता है, रेस्पिरेशन। तो अगर हम कोई फूड इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट होके फिर स्टूल पास आउट होता है, लेकिन अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर ही ना निकले और वो वेस्ट प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत भी नहीं है फिर भी वो हमारी बॉडी में है, तो वो क्या करेगा? हमारी बॉडी डस्टबिन थोड़ी है जो वेस्ट रखेगी। तो क्या करेगा? वो वेस्ट धीरे धीरे करके डिज़ीज़ क्रिएट करेगा। तो हमेशा जब क्रॉनिक डिजीज़ेस होती है ना, वो बेसिकली लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ही होती हैं। तो अगर हम डेली हमने अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर नहीं निकाले, जैसे अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते तो बॉडी में स्वेटिंग नहीं होती, हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो रहता है, तो क्या होगा? जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर ही होंगे, तो उससे क्या होगा? फिर डिजीज़ेज़ होंगी, ठीक है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़ मेलाइटिस, ठीक है, तो ये सारी डिजीज़ेज़ होंगी। तो जो थर्ड पॉइंट इज दिस, accumulation of metabolic end product in the body is disease. So fourth point is fasting provide an opportunity to the body to heal itself but do not cure any disease. तो अब हम फास्टिंग की बात कर लेते हैं। तो फास्टिंग एक थेरेपी है जो नेचुरोपैथी में यूज़ की जाती है और आपको थर्ड ईयर में उसको पूरा ब्रीफ में पढ़ाया जाएगा। तो फास्टिंग क्या करती है कि हमारी बॉडी को वो टाइम देती है, वो रेस्ट देती है, क्योंकि हम एक टाइम पीरियड के लिए, एक सर्टेन टाइम के लिए हम खाना नहीं खाते या फिर हम कोई भी चीज़ इनटेक नहीं करते, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी को टाइम मिल रहा है। जैसे कि अगर कोई मशीन है, ठीक है, वो रोज़ ही काम कर रही है, वैसे हमारा पेट या हमारी बॉडी है, ठीक है, वो रोज़ ही काम कर रही है, लेकिन अगर हम एक दिन बैठ के उस मशीन को साफ़ करें, उसको अच्छे से क्लीन करें और उसे काम ना करवाएं, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? रेस्ट मिलेगा और वो मशीन क्लीन होगी। वैसे ही हमारी बॉडी, उसको अगर हम रेस्ट देंगे, ठीक है, उसको, तो वो खुद को क्लीन करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो फास्टिंग वही करवाता है कि हमारी बॉडी को क्लीन करता है और फिर टाइम देता है कि जो हमारी बॉडी है वो खुद को हील कर सके, खुद को ठीक कर सके। बट ये कोई बीमारी नहीं ठीक कर सकती है ऐसे डायरेक्टली कि आपको ये बीमारी हुई आप फास्टिंग कर लो, नहीं, वो टाइम देती है। और बीमारी कैसे ठीक होगी? जब तक आप पूरी लाइफस्टाइल चेंज करोगे, आप जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को चाहिए वो प्रोवाइड कराओगे, तभी जाके डिजीज़ ठीक होगी। फिफ्थ पॉइंट इज germs do not cause any disease but it is found in a disease condition. अब जर्म्स की बात आ गई, तो जैसे बहुत सारे बैक्टीरियल, वायरल या पैरासिटिक डिजीज़ेज़ हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस एंड ऑल, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो डायरेक्ट आ रहा है और आपको बीमारी हो जा रही है? नहीं, हमारे जर्म्स डायरेक्टली बीमारियां नहीं कॉज करती, ठीक है। वो कहाँ पाई जाती है? जब आपके अंदर कोई डिजीज़ हो चुकी है, मतलब जैसे कि जब आपको फिजियोपैथो, ये सारी, जब आपको पैथो और माइक्रो पढ़ाई जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपको सारी डिजीज़ के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे कि जर्म्स या डिजीज़, मतलब जर्म्स जितने भी हैं, वो तब तक आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करते जब तक आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लो नहीं होती, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी को डिजीज़ नहीं हो सकती। जैसे कोरोना टाइम, जब कोरोना वायरस हो रहा था सबको, तो ऐसा क्या कि सभी को हो रहा था? नहीं, जिसकी इम्यूनिटी लो थी उसी के पास जा रहा था कोरोना, ठीक है। हमारे आसपास भी है कोरोना, लेकिन हमें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उसको लो करते हैं तभी डिजीज़ होती। तो डायरेक्टली जर्म से डिजीज़ नहीं होती, वो डिजीज़ कंडीशन में पाई जाती है। पॉइंट, फूड इज़ अ बिल्डिंग मटेरियल बट डू नॉट इंक्रीज स्टेबिलिटी। तो फूड क्या है? अब हम फूड की बात कर लेते हैं। तो आपको डाइटेटिक्स मींस हर्बोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये 4th ईयर में पढ़ाया जाएगा। तो आपको वहाँ पे फूड, न्यूट्रिशन, इन सब का इम्पोर्टेंस बताया जाएगा। तो फूड क्या है? एक बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं, ठीक है। प्रोटीन का अपना काम है, कार्ब्स का अपना काम है, लिपिड का अपना काम है, विटामिन, मिनरल्स, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। अगर
हम फूड नहीं इनटेक करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में कैसे आएंगी, फिर हमारी जो बॉडी का फंक्शन है वो कैसे करेगा काम, ठीक है। तो फूड बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब हमारी बॉडी को बिल्ड करता है प्रॉपरली, जैसे ईंट पत्थर ये सारी चीज़ें अगर किसी को घर बनाना है तो। लेकिन अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, जब तक हमारी वाइटैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, हम अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे। अगर हमारी वाइटैलिटी इम्यूनिटी लो है, हम चाहे जितना न्यूट्रिशियस फूड ले लें और क्या कहते हैं हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हमें फिर भी डिजीज़ हो रही है, बीमारियाँ हो रही है, तो हमें अपनी वाइटैलिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अगर हमारा बैड लाइफस्टाइल है, मतलब हमने सारी न्यूट्रिशियस फूड ले लिए, बैलेंस डाइट लिया, बट हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम लेज़ी होके पड़े हुए हैं, हमारी जो स्लीप साइकिल है वो ख़राब है, ठीक है, हम लेट उठ रहे हैं और लेट सो रहे हैं, तो क्या होगा, हमें वो न्यूट्रिशंस प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होंगे हमारी बॉडी में? बिल्कुल नहीं। एंड पॉइंट इज एक्यूट डिजीजेस इज़ द रेमेडियल प्रोसेस एंड इट्स सेल्फ अ क्योर। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ेस की। तो जो एक नॉर्मल डिफरेंस होता है कि एक्यूट डिजीज़ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, क्रॉनिक डिजीज़ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज़ जैसे है कोल्ड कफ फीवर, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज़ कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। नेचुरोपैथी कभी भी उसको डिजीज़ नहीं मानता। जैसे अगर आपको फीवर हो गया है तो फीवर क्यों होता है, अगर आप जब पैथो पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि इन्फ्लामेशन होता है, तब भी आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, रेडनेस होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि योर बॉडी आवर बॉडी ट्राई टू हील इटसेल्फ, वो कोशिश कर रहा है कि वो हील कर सके। तो ये सारी प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए आपको फीवर आता है। इसलिए कभी भी नेचुरोपैथी में अगर फीवर कोल्ड कफ मतलब एक्यूट डिजीज़ेस होती हैं तो उनको ठीक करने की कोशिश नहीं की जाती, मतलब क्योंकि वो खुद ही एक रेमेडियल प्रोसेस है, मतलब उस टाइम खुद ही एक थेरेपी चल रही होती है जो हमारी बॉडी खुद ही परफॉर्म कर रही होती है। तो उसको हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना होता है। हमें कभी भी कोई भी मेडिकेशन या ऐसी चीज़ें लेके फीवर को कम करने की कोशिश नहीं करनी होती है या उसको हटाने की कोशिश नहीं करनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पहले से कोई डिज़ीज़ है, जैसे कि अगर आपको टाइफाइड है, ठीक है, तो फीवर एक पैटर्न में आ रहा है, ठीक है, तब आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बट जैसे कभी कभी कोई ट्रीटमेंट करते हुए आपको अचानक से फ़ीवर आता है, या फिर ठंड लगने से फ़ीवर आता है, या फिर ऐसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है ना, तो उसको कभी भी ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है और उसको हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है। 8th पॉइंट इज़ एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। तो जो एक्सरसाइजेज है या फिज़िकल एक्टिविटीज़ है जितनी भी, तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी में बैलेंस क्रिएट करता है। कैसा बैलेंस, जो भी हम इनटेक कर रहे हैं और जो भी हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है, जैसे हमने प्रॉपर इनटेक किया, हमने फूड लिया, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड लिया, लेकिन अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो है, ठीक है, और उसको थोड़ा काम करना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी को बनाया ही गया है कि हम कुछ ना कुछ काम करें, कुछ एक्सरसाइज करें, कोई फिज़िकल एक्टिविटी करें, जिससे उसका जो नॉर्मल प्रोसेस है वो काम करे और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकले, क्योंकि हमने आगे पढ़ा कि वेस्ट प्रोडक्ट इज़ द कॉज ऑफ डिजीज़, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट ही डिजीज़ है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, और एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है कि वो न्यूट्रिशन और ड्रेनेज में बैलेंस बना के रखता है, इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है। 9th पॉइंट इज़ ऑल द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी गिव्स ओनली रिलीफ बट नॉट क्योर। तो उसका क्या मतलब है कि जितने भी पैथी हैं, जैसे कि होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, तो इसमें क्या करते हैं कि मेडिसिन्स प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को, एक्सटर्नल जो भी चीज़ें देते हैं इन सब पैथी में, तो वो सिर्फ रिलीफ के लिए देते हैं, क्योंकि क्योर नहीं कर सकता। जैसे कि
हमारी बॉडी खुद को ही हील कर सकती है, ठीक है, नेचुरोपैथी का बिलीव है। तो जैसे कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, यहाँ पे इसके रूट्स हैं, ठीक है, नीचे रूट्स हैं और ऊपर इसके क्या कहते हैं, लीव्स एंड ऑल है, ठीक है। तो डिजीज़ कहाँ से शुरू हुई है? रूट से शुरू हुई है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से जो हमें दिख रहा है ये लीव्स, हमें सिर्फ लीव्स ही दिख रही हैं, हमें तो रूट्स दिख ही नहीं रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं एक्सटर्नली, ये इनको सारी चीज़ें दे रहे होते हैं, मेडिकेशन दे रहे होते हैं, ये दे रहे होते हैं, बट रीज़न कहाँ है? नीचे है। तो नेचुरोपैथी हमेशा उस रूट पे पहुंचने की कोशिश करती है, उसकी कॉज ढूंढने की कोशिश करती है। और अगर बाहर से आप कुछ भी देते हो उन लीव्स को ठीक करने के लिए, ठीक है, तो वो सिर्फ क्या करेंगी, रिलीफ देंगी, कभी भी जड़ से नहीं ठीक करेंगी बीमारी को। 10th पॉइंट इज patient own will to get determination and faith are necessary for the naturopathy treatment। तो अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर उसको नेचुरोपैथी में बिलीव ही नहीं है, वो मानता ही नहीं है कि नेचुरोपैथी क्या ही कर सकता है, मैं यहाँ पे कैसे ठीक हो सकता हूँ, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता और उस पर कोई भी ट्रीटमेंट काम भी नहीं करेगा। क्योंकि नेचुरोपैथी में विल पावर, डिटर्मिनेशन और विश्वास, फेथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पेशेंट को अपनी पैथी पे बिलीव होना चाहिए, वरना उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो हमेशा अगर आप देखोगे तो नेचुरोपैथी में वही पेशेंट आते हैं जो हर जगह से हार जाते हैं और फिर उन्हें जब एकदम ऐसा हो जाता है कि हाँ नेचुरोपैथी ही मुझे ठीक कर सकता है, तभी वो ठीक होते हैं। और अगर आप एक बार नेचुरोपैथी कर लेते हो तो उसके बाद में आपका बिलीव कभी हटता ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार बस हमें एक बार बिलीव करना है, ठीक है। तो हमें अपने पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, हमें उसको विश्वास दिलाना है कि वी कैन ट्रीट यू, आर पैथी कैन ट्रीट यू, आर पैथी कैन ट्रीट योर डिजीज़, ठीक है। तो हमें वो पेशेंट को बिलीव दिलवाना है, ठीक है। तो हमेशा जो पेशेंट का विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, फेथ है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सारे 10 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं नेचुरोपैथी में, एग्ज़ाम वाइज भी और फ्यूचर वाइज भी, ठीक है। तो आप ये सारे ये सारे प्रिंसिपल्स आप देख लो, एक बार रिवाइज़ कर लो और उसके बाद में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे आपको मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके और मेरे को ऐसा लगे कि हाँ कि मुझे और करना चाहिए, लोगों तक वीडियोस पहुंच रही हैं, तो ठीक है। तो अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर एंड वी विल मीट ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय।